नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज हम ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ ही साथ आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे कि जीएस पेपर 2 और 3, इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आज हम उठा रहे हैं वो है ब्रह्मोस का। हमें पता है राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पे आए हैं और लगभग 4 साल के बाद वो भारत के दौरे पे आए हैं। इससे पहले वो 6 दिसंबर 2021 में आए थे। 23वीं भारत रूस समिट है ये, और ये वार्षिक समिट है। इस सम्मेलन में पहले भारत जाता था, फिर रूस आता था, भारत जाता था, रूस आता था। इस प्रकार से देशों में बदलाव के साथ ये समिट होती थी। इस बार रूस आया है। इससे पहले जो 22वां समिट था उसमें भारत रूस गया था। तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम ब्रह्मोस के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मोस का नेक्स्ट जेनरेशन मिसाइल जो कि मुख्य रूप से माना जा रहा है कि अभी करंट वेरिएंट से ज़्यादा तगड़ा रहेगा, इसके बारे में पुतिन और मोदी के बीच में चर्चा होगी। हालांकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत चाहता है कि ज़्यादातर वो डिफेंस के इक्विपमेंट्स खुद ही मैन्युफैक्चर करे। तो अगर इसकी डील भी हमको मिल गई, जिसमें ऑफ कोर्स भारत का ज़्यादा स्टेक है, तब तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि भारत ने ना ही सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए बल्कि मैन्युफैक्चर करने के बाद एक्सपोर्ट करने के लिए, इसका निर्यात करने के लिए भी कार्य शुरू कर दिया है। तो चलिए चर्चा करते हैं इसकी, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की, और साथ ही साथ नेक्स्ट जेनरेशन कैसा रहेगा। तो क्या क्या हमें देखना है ब्रह्मोस मिसाइल का? पहले तो हम परिचय देखेंगे। फिलहाल जो ब्रह्मोस हम यूज़ कर रहे हैं, ब्रह्मोस की पृष्ठभूमि क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक विकास जो मैक 8 तक पहुंच सकती है। ये हवा की गति से संबंधित, जब हम किसी भी उपकरण की गति मापते हैं तो उसको मैक में मापते हैं। वायु रक्षा भेदन क्षमता क्या है इसकी? उड़ान समय में कमी के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि बेहतर होगी पहले से। इसके अलावा स्क्रैमजेट इंजन एवं उन्नत सामग्री इसमें लगी रहेगी। इसके अलावा परीक्षण समय रेखा देखेंगे कि कैसी रहेगी। साथ ही साथ ब्रह्मोस की प्रमुख तकनीकी विशेषताएं क्या हैं, रेंज एवं गति में सुधार किस प्रकार से आएगा, और इंटीग्रेशन एवं परीक्षण सुविधा जो लखनऊ में खोली गई है उसके बारे में भी बात करेंगे। ब्रह्मोस के विभिन्न संस्करण और प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न एवं व्याख्या, ये दोनों चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक यानी कि यहाँ पे गति क्या होगी, ये माक 7 से 8 के मध्य होनी चाहिए। अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि इसकी गति 2.8 से लेकर 3 माख के बीच में है। यानी कि अगर गति बढ़ेगी तो क्षति पहुंचाने की क्षमता भी बढ़ेगी, रेंज बढ़ेगा, तो भारत अपने आसपास के संकीर्णता से और अपने आप को उत्सर्जित करके बाहर निकाल सकता है। ये जरूरी है। तो मोदी पुतिन टू डिस्कस ब्रह्मोस एनजी, मतलब नेक्स्ट जेनरेशन, अगली पीढ़ी। ठीक है, एनजी का क्या मतलब है? नेक्स्ट जेनरेशन, यानी अगली पीढ़ी की क्रूज मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट जेनरेशन। ये वही वर्जन होगा दैट स्पूक्ड पाकिस्तान एंड ऑपरेशन सिंदूर। माना जाता है कि ब्रह्मोस का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। पाकिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां जिस क्षेत्र से हो रही थी उसको नष्ट करने के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर इसके बारे में बातें चले तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्रह्मोस की अगर हम बात करें, ब्रह्मोस है क्या और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है? पहली बात तो ऑफकोर्स ब्रह्मोस हमारे लिए इसीलिए आवश्यक है कि पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी इसने। ब्रह्मोस के बारे में पहले जानते हैं, अभी जो यूज कर रहे हैं, और इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। ब्रह्मोस ये अभी जो संस्करण हम यूज कर रहे हैं ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्या है ये? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज का क्या मतलब होता है? सुपरसोनिक यानी कि हवा की गति से इसकी तीव्रता 2.8 से लेके 3 माख के बीच में है। क्रूज का मतलब है ये सतह से बहुत समीप चलती है, सतह से समीप चलती है, क्लोज टू द ग्राउंड रहती है। मुख्य रूप से ये वायुमंडल में ही रहती है, यानी कि लगभग 18 किलोमीटर से
100 किलोमीटर के मध्य रहती है। ठीक है, अगर हम बाकी बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल में थोड़ा सा फर्क आपको पता होना चाहिए। सुपरसोनिक मिसाइल सतह से बहुत समीप होती है, इसकी ट्रेजेक्टरी सीधे सीधे होती है कुछ इस प्रकार से, ये सतह से सतह में मार करती है और ये इस तरह से चलती है। ठीक है, पर अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, ये अलग चलती है। बैलिस्टिक मिसाइल हमला करते हुए वायुमंडल को छोड़ सकती है, कुछ इस प्रकार चलती है। तो ये बैलिस्टिक है और ये क्रूज मिसाइल है, दोनों के चलने में फर्क होता है। ठीक है, इसी तरह की एक और अभी कुछ ही समय पहले क्रूज मिसाइल रूस ने बनाई थी, परीक्षण किया था, जिसका नाम है बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल। ये भी बहुत खतरनाक है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 14,000 से लेके 20,000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है। तो बुरेवेस्टनिक मिसाइल भी बहुत ज़रूरी है। बुरेवेस्टनिक, इससे प्रश्न बनते हैं, ये बुरेवेस्टनिक। चलिए, तो ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी गति क्या है? सतह के समीप चलती है, इसीलिए क्रूज मिसाइल है। ये निर्मित कब होना शुरू हुई थी? पहले तो नाम के बारे में जानते हैं। ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र एवं मॉस्कवा, मॉस्कवा नदी से बनी है। ब्रह्मपुत्र, मॉस्कवा, ब्रह्मपुत्र का ब्रह्म, मॉस्कवा का MOS, ब्रह्मोस। तो माना जाता है इन्हीं दोनों की नदियों से इसका नाम लिया गया है और भारत में इसका मैन्युफैक्चर भी होता है। इसका निर्माण 1998 में एक जॉइंट वेंचर JV के तौर पे शुरू हुआ था। इस जॉइंट वेंचर में भारत से DRDO है और रूस से NPO मशीनोस्त्रोयेनिया है। मशीनोस्त्रोयेनिया दोनों मिलकर बनाते हैं। इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया जिसका नाम है ब्रह्मोस एरोस्पेस। ठीक है, ब्रह्मोस एरोस्पेस। और ये ब्रह्मोस एरोस्पेस, इसमें भारत का 50.5% हिस्सा है, तो रूस के NPO का 49.5% हिस्सा है। यानी कि इसमें स्टेक्स ज़्यादा किसके हैं? भारत के हैं। इसीलिए ये भारत में भी मैन्युफैक्चर होती है और इसी वजह से भारत अब चाह रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन की जब हम बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन हमारी इंश्योर कर सके कि ये भी भारत में ही मैन्युफैक्चर हो। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सिर्फ भारत के पास ही नहीं है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का रेंज काफ़ी है, लगभग 250 से 450 किलोमीटर माना जाता है। इसको बढ़ाया भी जा रहा है लगातार, पर जो बेसिक मॉडल है हमारा वो लगभग 300 किलोमीटर का है। ठीक है, तो भारत में इसका मैन्युफैक्चर होता है ब्रह्मोस। इसके अलावा और कौन कौन से देशों में पाई जाती है और किस किस देश के पास है? देखो, ब्रह्मोस रूस के पास तो है ही। ठीक है, रूस इस्तेमाल कर रहा है, भारत इस्तेमाल कर रहा है, मैन्युफैक्चर भी कर रहा है और भारत ने कुछ ही समय पहले इसे फिलीपींस को भी दिया है। साथ ही साथ पाइपलाइन में डील है वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ। दोनों के साथ लगभग $700 मिलियन की डील है, होने के लिए, फाइनलाइज होने के लिए अभी बाकी है। $700 मिलियन की डील है। हो सकता है, मतलब इसके साथ भी 700 के करीब है, इसके साथ भी 700 के करीब है, दोनों के साथ। असल में ये कहानी जो शुरू हुई भारत से ही शुरू हुई इसको बेचने की। भारत ने मैन्युफैक्चर करके फिलीपींस को दिया था और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब 2016 में मिलिट्री टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, यानी कि सैन्य तकनीक नियंत्रण प्रणाली का भाग भारत बना। मिलिट्री टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम कहता है कभी भी, माफ कीजिएगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इसको ठीक कर लेते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम कहता है कि कभी भी
किसी अन्य देश को अगर आप कोई तकनीकी मदद कर रहे हैं, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि विध्वंसक हो। तभी भारत ने भले ही इसको बेचा, पर रेंज जो है मिसाइल की वो लगभग 290 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ब्रह्मोस भेजी है। माना जाता है कि 290 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को बेची है, और यही वियतनाम और इंडोनेशिया को भी बेचेगा। क्योंकि भारत 2016 से इसका भाग बन पाया, इसी वजह से आराम से भारत ने मैन्युफैक्चर करके इसका एक्सपोर्ट किया। अब जो नेक्स्ट जनरेशन है, जिसको हम एनजी कह रहे हैं या फिर ब्रह्मोस 2 कह रहे हैं, वैसे तो ब्रह्मोस अगर आप देखेंगे वो हर सतह से इसको लॉन्च किया जा सकता है, चाहे वो भूमि सतह हो, चाहे वो समुद्र सतह हो, चाहे वो वायु या वायवीय सतह हो, चाहे वो सबमरीन भी हो, पनडुब्बी भी हो, सबसे हम लॉन्च कर सकते हैं। तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 इस प्रकार से अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ब्रह्मोस के। इसको और कैसे बेहतर बनाएं? अब हमारे ध्यान में आना चाहिए हाइपरसोनिक नेक्स्ट जनरेशन की जो आने वाली है। ये ब्रह्मोस 2 है, इसको एक हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब लक्ष्य क्या है? इसकी गति का लक्ष्य है 8 माक। अभी कितना है हमारे पास? 2.8 से लेके 3 माक के आसपास है। वर्तमान ब्रह्मोस में मार्क 2.8 सुपरसोनिक क्षमता में एक बड़ी तकनीकी छलांग है, क्योंकि 2.8 से लेके सीधे आप 8 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाएगी। और यहाँ पे मार्क 2 जो है ये 3,900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यानी कि और तीव्रता से और गति से ये अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। हाइपरसोनिक गति सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण का लाभ दे रही है। इसके अलावा विकास उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों का मुकाबला करने के लिए उद्देश्य से किया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं पाकिस्तान और चीन अपने आप को लगातार सशक्त करे पड़े हैं इस क्षेत्र में। वर्ष 2027 से 28 में पहली उड़ान परीक्षण की अपेक्षा है। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी बन के निकलेगा। यहाँ पे 8 आवश्यक इसीलिए है कि वायु रक्षा नेटवर्क को तब तक भेदने में सक्षम बनाती है जब तक उनके काउंटर मेजर प्रतिक्रिया की जा सके। यानी कि जैसे हमने कोई भी मिसाइल छोड़ा, हमें इंश्योर करना होगा वो समय से अपने लक्ष्य में पहुंचे। जितना देरी लगाएगी इसको वहीं पे विध्वंस इसका करना, मान लीजिए पहुंच ही ना पाए लक्ष्य पे, उससे पहले ही इसका विध्वंस हो जाए, तो ये दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से छलांग हमारे लिए ज़रूरी है, और ये बहुत ही कम पहचान और अवरोध समय प्रदान करेंगी। जब तक समझ पाएंगे कि किस क्षेत्र से आ रही है और किस क्षेत्र में जाएगी, तब तक ये पहुंच चुकी रहेगी, क्योंकि 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना बड़ी बात है। वर्तमान मार्क 2.8 ब्रह्मोस को नई पीढ़ी के फेज्ड एरे रेडार और उन्नत सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणालियों से बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जैसी ब्रह्मोस अपने सतह या अपने लक्ष्य पे पहुंचने वाली होती है, उससे पहले ही सरफेस टू एयर मिसाइल कोई अगर है, सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल है, उसको ध्वंस कर सकती है। ऑलरेडी हम ब्रह्मोस बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मार्क 8 की जो गति है यह आधुनिक और उन्नत खतरों के विरुद्ध सतत वायु रक्षा भेदने की क्षमता को सुनिश्चित करेगी। इसी प्रकार से भारत ने यह भी अपने आप को लक्ष्य दिया है कि वर्ष 2035 तक हम सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे। सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम, सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम, इसके बारे में घोषणा 15 अगस्त 2025 को लाल किले से प्रधानमंत्री ने की थी। और जैसे इजराइल का आयरन डोम है, आयरन डोम क्या करता है? आयरन डोम ऐसे जगह पे स्थित है इजराइल कि इसके आसपास से उसे खतरा है, यानी कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। मिसाइल आएंगी, पर आयरन डोम क्या करेगा? वो ऐसी मिसाइल्स का सिस्टम है, पूरी प्रणाली है जो ध्वस्त करता चला जाएगा मिसाइल्स को। वैसे ही सुदर्शन चक्र बनाया जाएगा, माना जा रहा है कि 2035 तक बनाया जाएगा। कहाँ कहाँ ये एयर डिफेंस, बेसिकली मिसाइल की प्रणाली होगी, रेडार की प्रणाली होगी और इंटरसेप्टर्स की प्रणाली होगी, जो ऐसे क्षेत्रों में लगाई जाएगी कि मिसाइल अगर वहाँ पे आती है तो उसको ध्वस्त किया जा सके। मुख्य रूप से जो भी क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जैसे कि सैन्य बेस, या फिर सैन्य बेस में सारे ही बेसेस आते हैं, सामरिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, वहाँ पे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी हो गया।
और जनसंख्या घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं, ये सारे जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जाएगा। तो क्योंकि हमें एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, इसी वजह से हम ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं। हमारे पास S-400 ऑलरेडी है, हमारे पास अब S-500 आना चाहिए और इसके बारे में भी अभी चर्चा होगी कुछ समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें कि उड़ान समय में कमी से क्या होगा, इससे त्वरित लक्ष्य भेदा जाएगा, क्योंकि 8 माख की गति 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे 2.8 संस्करणों की तुलना में उड़ान के समय में लगभग 70% तक एक घटाव ला रही है। 70%, यानी कि किसी भी क्षेत्र में जहां पहले मान लीजिए 1 घंटा लगता था ब्रह्मोस को पहुंचने में, अब उसी से 70% आप कम कर लेंगे तो 15 मिनट के आसपास लगेगा। तो अगर आप समझ रहे हैं इतना बड़ा एक डिफरेंस अगर आ गया, तो हमारा जो सशक्त सिस्टम ऑलरेडी है उसमें और कितना सशक्तिकरण हो जाएगा। 500 से 800 किलोमीटर की दूरी पर कुछ ही मिनटों में हमले को संभव भी कर सकती है। मुख्य रूप से पाकिस्तान और चीन इस समय दोनों के कान खड़े जरूर होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें स्क्रैमजेट इंजन की, स्क्रैमजेट इंजन और रैमजेट इंजन में क्या फ़र्क है? दोनों ही एयर ब्रीथ करते हैं, यानी कि हवा को अपने अंदर सक करते हैं। रैमजेट इंजन क्या करता है? हवा को अपने अंदर अवशोषित करने के बाद अंदरूनी क्षेत्र में हवा की गति को थोड़े से धीरे कर देता है। पर स्क्रैमजेट इंजन क्या करता है? वो उसकी गति को मेंटेन रखता है, हवा की गति को अंदर ही मेंटेन रखता है। तो ब्रह्मोस 2 में स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में ब्रह्मोस में रैमजेट लगा हुआ है। रैमजेट इंजन सुपरसोनिक वायु प्रवाह में ईंधन जलाता है, जिससे निरंतर हाइपरसोनिक गतिविधि संभव होती है। मैक 8 यानी कि 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और संरचना को 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान का सामना करना पड़ता है। इस तापीय दबाव को सहने के लिए उन्नत मिश्रित सामग्री और टाइटेनियम, ये याद रखिएगा, टाइटेनियम की बॉडी चाहिए। जो बॉडीज हम जनरली टाइटेनियम की ही बॉडीज हम समुद्रयान में भी यूज कर रहे हैं। टाइटेनियम की बॉडीज हम, टाइटेनियम का मटेरियल हम रॉकेट्स में भी मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि घर्षण होता है और घर्षण की वजह से यहाँ पे हो सकता है ऊष्मा के परिणाम स्वरूप तापमान बढ़ता चला जाए, तो बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सामग्री विज्ञान में प्रगति के कारण पूरी उड़ान के दौरान मार्क 8 की निरंतरता बनी रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पहली उड़ान इसकी कब हो सकती है, माना जा रहा है पहली उड़ान का परीक्षण 2027-28 में हो। इसमें देखा जाएगा कि क्या लगातार निरंतर रूप से मार्क 8 की गति मेंटेन हो रही है कि नहीं, स्क्रैमजेट इंजन किस तरह से काम कर रहा है, उसको गति प्रदान कर रहा है कि नहीं, हाइपरसोनिक गति पर मार्गदर्शन की सटीकता और जो सामग्री इस्तेमाल की जाएगी उनका थर्मल टॉलरेंस कितना है, तापीय सहिष्णुता कितनी है, ये भी चेक की जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सफल परीक्षण परिचालन तैनाती से पहले अनिवार्य है, यानी कि तब तक नहीं यूज़ करेंगे जब तक इसका सफल हम परीक्षण ना कर सके, तो इसको जानना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की और इसके संस्करण की, तो मैंने आपको इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है, तो उसको मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि लखनऊ में जो सुविधा लगाई गई है वो क्या है। ब्रह्मोस एकीकरण एवं परीक्षण सुविधा, ये लखनऊ में 11 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये भारत रूस तकनीकी सहयोग का प्रतीक है, भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए। तो वहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, अलग अलग पार्ट्स का एकीकरण होता है और साथ ही साथ यहीं पे आपको परीक्षण करने का भी मौका मिलता है। ये प्रश्न भी बन सकता है आपके यूपीएससी में, और अगर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो स्टेट पीसीएस में भी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें भविष्य में अभी किस तरह से हमें इसको देखना पड़ेगा नेक्स्ट जनरेशन को, वायु और नौसैनिक उपयोग के लिए विकासाधीन है फिलहाल तो ये, और छोटा आकार और कम वजन होने की वजह से ज़्यादा स्टेल्थ क्षमता है, रेडार को आराम से ये मात दे सकती है। बेहतर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर है, यानी कि कोई भी रेडार या कोई भी डिजिटल रेडार इसे पता लगाने की कोशिश करेगा, उसको भी काउंटर कर सकती है ये। और पानी के भीतर युद्ध में अधिक बहुमुखी क्षमता है, स्पेशली पनडुब्बियों में। टॉर्पीडो ट्यूब में भी से भी प्रक्षेपण में सक्षम है ये। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या आ सकता है देख लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायु प्रक्षेपित ब्रह्मोस एक संशोधित रैमजेट इंजन का उपयोग करता है, क्योंकि स्क्रैमजेट इंजन लड़ाकू विमानों द्वारा प्राप्त ऊंचाई पर कार्य नहीं कर सकता है।
पनडुब्बी से प्रक्षेपित ब्रह्मोस एक अलग कोल्ड लॉन्च प्रणाली का उपयोग करता है, जिससे इंजन चालू होने से पहले मिसाइल को बाहर निकाला जाता है, जबकि जहाज आधारित संस्करण में ऐसा नहीं होता। ब्रह्मोस एनजी को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि उसे फाइटर एयरक्राफ्ट और मानक 533 टॉर्पीडो ट्यूब दोनों से बिना संशोधन के लॉन्च किया जा सके। भूमि आधारित ब्रह्मोस प्रणाली एक मोबाइल लॉन्चर से तीनों मिसाइलों को एक साथ 3 अलग अलग लक्ष्यों पर प्रक्षेपित कर सकती है। इसका सही आंसर हम कल डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ उन बच्चों का नाम जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है लास्ट क्वेश्चन का। मेरे साथ बने रहें। लास्ट मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें कुछ बच्चों ने आंसर दिया है। तो सार्थक ने दिया है, एन कुशवाहा, नैन्सी, किंग फियोन, शिवम, आप सबने सही आंसर दिया। बाकी बच्चे भी इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।